Okay, so in previous lecture, uh, we have covered what is acetylation, what leads to acetylation, mechanism of acetylation, then mechanism of methylation, histone methylation, and also DNA methylation, right? And yeah, and we started with non-coding RNAs. Okay, and that obviously we also saw a non-coding RNA leading to repression of expression of genes. Okay, now we are starting with next, that is uh, bacteria. About it is about bacteria that contains regulatory RNAs. ओके, तो ये इनिशिएट करने वाले हम लोग एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे. वी विल गो इन सुपरफिशियल लेवल, बट कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, एंड इसमें आई थिंक मैकेनिज्म काफ़ी अच्छे से दे रखा है. चलो आगे चलते हैं. सो बैक्टीरिया कंटेन मैनी अप टू 100 जीन्स. ठीक है, अभी बैक्टीरिया के पास भी रेगुलेटरी रीजन्स रहते हैं, मतलब एज इन इट कंसिस्ट ऑफ RNAi टेक्नोलॉजी, वो उन्होंने खुद डेवलप किया है, जिससे वो दूसरे RNA को रेगुलेट कर सकते हैं. अब ये ऐसे RNA जो दूसरे RNA को रेगुलेट कर सकते हैं, इन RNA को बोला जाता है रेगुलेटरी RNA. ठीक है, ठीक है. और ये जो RNA है, ये अप्रोक्सीमेटली 50 टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है. ठीक है, और इनको स्मॉल RNA बोला जाता है, sRNA. ठीक है, snRNA नहीं बोले, sRNA. नाउ दिस sRNA इज डिफरेंट फ्रॉम snRNA एंड snORNA. ठीक है, दोनों तीनों डिफरेंट है. ठीक है, ये जनरल रेगुलेटर्स का काम करते हैं. एक sRNA हो सकता है उनका टारगेट मल्टीपल जीन्स हो, या एक सिंगल जीन भी हो सकता है. ठीक है, एक सिंगल भी जीन भी हो सकता है टारगेट, या मल्टीपल जीन्स भी हो सकते हैं टारगेट. चल जाता है. ओके, नाउ आगे चलते हैं. इनको इम्परफेक्ट RNA भी बोला गया है. क्यों इम्परफेक्ट RNA बोला गया? क्योंकि फॉर एग्जांपल इधर हम लोग, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर RNA एंड इधर आपका snRNA है. ठीक है, तो कुछ ही पार्ट मैच होता है उसका टू द टारगेट जीन, एंड बाकी पार्ट मैच नहीं होता. ठीक है, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स जीन वुड मैच इट्स टारगेट, एंड जो बाकी है वो टारगेट नहीं होता, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं करता. ठीक है, ओके. Only small regions within the sRNA are complementary to the target. ठीक है, ओके. तो सारा का सारा, पूरा का पूरा जीन, जैसे बाकी उसमें केसेस में होता है कि पूरा जीन आपका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. ठीक है, एंड इट विल कॉम्प्लीमेंट एंड इनहिबिट करेगा एक्सप्रेशन या ट्रांसलेशन, सॉरी. ठीक है, ठीक है. तो आप अगर हम लोग देखते हैं तो एंटी सेंस आरएनए मतलब क्या होता है? जैसे दिस इज कॉल्ड एज सेंस आरएनए. सेंस आरएनए की बात कर रहा हूँ. सेंस आरएनए, सेंस आरएनए मतलब क्या? जो एक्चुअली आपका प्रोटीन बना के देगा, दैट इज कॉल्ड एज सेंस आरएनए. ठीक है, और जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आरएनए, जो उसको इनिबिट करने का वो मोड ऑफ एक्शन जिसका इनिबिशन है, ये सेंस आरएनए का, उनको क्या बोलते हैं? इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सेंस का कॉम्प्लीमेंट्री है एंटी सेंस. ठीक, एंटी सेंस आरएनए. ठीक है, जो इसको रेगुलेट करना चाहता है, जो इसको कंट्रोल करना चाहता है, ट्रांसलेशन नहीं होना चाहता, उसको बोलते हैं एंटी सेंस आरएनए. ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर. ठीक है, अभी इनका मैकेनिज्म क्या हो सकता है एंटी सेंस आरएनए का? जैसे एस आरएनए हो गया,
तो एसआरएनए का जो मोड ऑफ एक्शन है कि कैसे वो प्रोटीन प्रोडक्शन को प्रिवेंट करेगा। तो इधर क्या दे रखा है, हो सकता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करे। मोड ऑफ एक्शन कैन बी मेनी, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे वो जनरेट हो रहा है, एमआरएनए जनरेट हो रहा है और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया उधर ही एंटीसेंस से, तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो इट अफेक्ट्स आरएनए प्रोडक्ट, मतलब उसकी उसको बाइंड कर लेगा। हो सकता है कि कुछ जो रीजन से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो क्या होगा कि इधर जो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग है, इंट्रॉन रिमूवल हो गया, 3 प्राइम कैप जनरेशन हो गया या 5 प्राइम कैप एडिशन हो गया, ये तीनों चीज़ प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी आरएनए की, तो उधर क्या हो जाएगा, इट वुड बी इमेच्योर एमआरएनए, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा कि ट्रांसलेट होने नहीं देगा, राइट। ट्रांसलेट नहीं होने दे देगा तो क्या होगा फिर, आपका वो मैच्योर, सॉरी, प्रोटीन प्रोडक्ट जनरेट नहीं होगा। फोर्थ हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करे, एमआरएनए की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 मैकेनिज्म्स दिए हुए। लेट्स गो वन वंस अगेन कि, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब जैसे जैसे ये इधर से एमआरएनए जनरेट हो रहा है और इधर इसने इसको बाइंड कर लिया, ठीक है, एसआरएनए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट कर देगा, जिसकी वजह से कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो उधर मोड ऑफ एक्शन ऐसा हो सकता है एसआरएनए का, ठीक है, स्मॉल आरएनए का। दूसरा क्या बोला कि जो एमआरएनए को बाइंड करके रखेगा तो वो प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं जनरेट होगा, ओके, बाइंड करके बैठा हुआ है एंटीसेंस आरएनए, ठीक है। तीसरा क्या बोला, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बोला है कि नहीं बोला। फोर्थ बोला कि प्रोसेसिंग रोक देगा, ठीक है। it will not it will interfere with processing of RNA, जैसे 5 प्राइम कैप एडिशन या 3 प्राइम पॉली ए टेल एडिशन, ठीक है, ओके। एंड इंट्रॉन रिमूवल, तो अगर उसमें इंटरफियर करेगा तो आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। स्टेबिलिटी अगर इंस्टेबल कर देगा, अनस्टेबल कर देगा एमआरएनए को, तभी भी प्रोटीन नहीं बनेगा। सिंपल है। तो बहुत तरीके से एसआरएनए एक्ट कर सकता है। अब बोलो कि सर इसका एग्जाम्पल भी है क्या? यस, एग्जाम्पल है एंड इट कम्स अंडर, क्योंकि बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। थिंग इज दिस यूनिट हैज मोर ऑफ यूकैरियोटिक एग्जाम्पल्स, so वो भी आगे देखेंगे। एसआरएनए इज मोर ऑफ प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन इकोलाई बोला है, मतलब जब इकोलाई इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जनरेट होते हैं, हाँ, जैसे आरओएस बोला जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और ये जो आरओएस है ये डीएनए डैमेजिंग प्रोटीन्स है, या सॉरी प्रोटीन्स बोल रहा हूँ, केमिकल्स है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो जैसे इकोलाई हो गए, इवन ह्यूमंस में भी क्या होता है कि हम लोग जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे, तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग को 32 एटीपी मिल रहा है, ये तो फायदा है, ठीक है। बट आरओएस जनरेट हो रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये नुकसान है, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए हम लोग, हमारा जो हाँ बॉडी है, हर ईच एंड एवरी सेल है, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, जिसके वजह से ये ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स को तोड़ देता है, ठीक है। सेम आपका इकोलाई में भी देखा गया, इकोलाई इज मोर ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म या फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, तो ऑक्सीजन का इतना आदत नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस some chemicals that will neutralize reactive oxygen species, ठीक है। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ जीन्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं ROS के तौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ई कोलाई में डाल दूं, ठीक है, ओके, ROS के तौर पे मैं H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है एंड इट जनरेट्स ये डीएनए को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर मैं इकोलाई में डाल दूं तो जो क्या करेगा, इकोलाई इट विल एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ऑफ ऑक्सी एस जीन, ठीक है, ये याद रखो। इकोलाई क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है जो कि डीएनए को डैमेज कर सकता है, तो ऑक्सी एस जीन को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एक्टिवेट कर देगा एंड ये काउंटर करने के काम आता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के। अच्छा, ये कौन एक्टिवेट करेगा, इधर आता है प्रोटीन ऑक्सी आर, ठीक है, ये याद रखो। देखो ये मैंने इधर कैपिटल बना है और ये स्मॉल लेटर, ठीक है, ये स्मॉल लेटर, ठीक है। हाँ, कभी भी अगर स्मॉल लेटर है मतलब दिस इज जीन और कैपिटल इधर है तो इट इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो ये वाला जो जीन है इसको एक्टिवेट करने के लिए ऑक्सी आर की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं खाली इसको ही एक्टिवेट कर रहे हैं, बहुत सारे इंड्यूसिबल जीन्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम लोग एंटीसेंस आरएनए की बात कर रहे हैं, एस आरएनए की बात कर रहे हैं, तो इधर कैसे है आगे देखते हैं। तो जो रिसर्चर्स ने क्या किया, म्यूटेंट ऐसे इकोलाई बनाए जो एवरी टाइम ऑक्सी आर बनाए, ठीक है। जब ऑक्सी आर 24/7 जनरेट हो रहा है तो जो ऑक्सी एस जीन है वो भी 24/7 एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ये जीन। नाउ ऑक्सी एस जीन इज नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट स्पीशीज के लिए है, ठीक है, ओके। और ये कैसे ट्रांसक्राइब होता है, ये इसका एमआरएनए विद इन 1 मिनट के अंदर इनिशिएट हो जाता है आफ्टर एक्सपोजर टू हाइड्रोजन। मैं अगर इकोलाई में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालूं तो ये जीन एक्सप्रेस होना चालू कर देगा, ठीक। अच्छा, ये ऑक्सीएस है क्या वैसे, तो ऑक्सीएस इज अ शॉर्ट सीक्वेंस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट इज 109 न्यूक्लियोटाइड। ये कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा, तो कर क्या रहे फिर, ऑक्सीएस मतलब क्या, इट इज अ ट्रांस एक्टिंग एंटीसेंस रेगुलेटर, तो ये क्या है, इट इज एंटी सेंस रेगुलेटर, ठीक है, ओके। ये प्रोटीन है जो कि ये जीन को एक्टिवेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो जीन है वो इट इज प्रोड्यूसिंग एंटी सेंस आरएनए, इट इज प्रोड्यूसिंग एंटी सेंस आरएनए, ठीक है। और किसको टारगेट कर रहा है, इट इज 40 अराउंड 40 टारगेट एमआरएनए, मतलब 40 एमआरएनए को बंद कर सकता है, इतना पावरफुल है, ठीक है। जो, हाँ, ये मल्टीपल आरएनए को बंद कर सकता है। अभी ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑक्सी एस का जो एमआरएनए है, ठीक है, इट इज एन एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस मतलब जो कि इधर बताया मैंने, है ना, पता है ना, इधर इधर है भाई। तो ये नॉर्मल अगर एमआरएनए है जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एंटीसेंस आरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा, स्मॉल आरएनए का क्या खासियत है, it has only small regions that are complementary to this RNA, तो that's why, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं नॉर्मल दूसरे आरएनए को, इसलिए इसको बोला गया एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, एंड इट इज इनहिबिटिंग इट्स फंक्शन, ओके। चलो इधर आ जाते हैं। ओके, तो ये जो ऑक्सी एस एमआरएनए जो जनरेट हुआ उसका कितना टारगेट है दूसरे एंटीसेंस आरएनए,
उसका 40 प्लस अराउंड 40 टारगेट है, और ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन को रिप्रेस करेगा, दूसरे जो 40 टारगेट है उसको एक्सप्रेशन को बंद करेगा। ओके, गिव मी 2 मिनट्स, गिव मी 1 मिनट जस्ट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक जो टारगेट है उसका उसका जीन का नाम है FLHA-mRNA। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहे वाले हम लोग कि क्या होता है। ठीक है, तो ये एक मिनट। ठीक है, तो इसमें जो इधर अगर हम लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये FLH-mRNA है। ठीक है, ओके, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या देखो, ऑक्सी एस का mRNA है। तो ये क्या है, एंटी सेंस RNA, जो कि बंद करेगा। ठीक है, ये बंद करेगा। और हम लोगों ने देखा खाली स्मॉल रीजन इज कॉम्प्लीमेंट्री, और जो बाकी का जो RNA इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ओके, है ना, इधर छोटा रीजन ही कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी जो रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ओके, सो ये जो FLH-A-mRNA, अब इसका रोल क्या है? हम्म, अभी जब क्या होता है, ऑक्सी एस RNA ने FLH RNA को बाइंड किया है, तो ये क्या कर रहा है, राइबोसोम को प्रिवेंट कर रहा है इसको बाइंड करने से। तो क्या हो रहा है, बेसिकली सिंपल है, इधर एंटीसेंस एक मिनट, इधर एंटीसेंस RNA है, तो इधर जो राइबोसोम है उसको बाइंड करना है, तो एंटीसेंस mRNA उसको प्रिवेंट कर रहा है बाइंडिंग से। तो क्या होगा, अगर आपका राइबोसोम बाइंड नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं जनरेट होना। ठीक है, प्रोटीन नहीं जनरेट होना। ठीक है, ओके, um, हम्म, ओके, सो तो ये एक वन ऑफ द जो RNA को रिप्रेस कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा, जो बाकी ऑक्सीएस का टारगेट है वो RPOS भी है, जो कि अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर्स बनाता है। सिग्मा फैक्टर्स आपके RNA पॉलीमरेज को रिक्वायर्ड है, ताकि वो परफेक्टली क्या बोलते हैं, आपके टारगेट mRNA को बाइंड कर सके। ठीक है, तो ऑक्सीएस इसको भी रिप्रेस करता है। ठीक है, अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो ऑक्सी एस है, जब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दूसरे RNA को, मतलब उसका टारगेट 40 mRNA है, तो इसमें जरूरी नहीं कि वो जब 40 mRNA को टारगेट कर रहा है तो सबको बंद कर रहा है। हो सकता है, इसमें बोला गया है कि इट इज ऑल्सो एक्ट एज एक्टिवेटर ऑल्सो, रिप्रेसर का भी काम करता है ऑब्वियसली, बट ये कहीं कहीं जगह एक्टिवेटर का भी काम कर रहा है। ठीक है,
एंड एक्टिवेटर का काम कर रहा है तो अलग अलग रोल होता है, बट वी आर नॉट इनटू एक्टिवेटर थिंग, हम लोग रिप्रेसर का ही देख रहे हैं अभी। ठीक है, ओके ओके। ओके, अब इसमें क्या बोला गया, जो आरपीओएस है एमआरएनए, इट इज नेगेटिवली ऑटो रेगुलेटेड, मतलब ये खुद रेगुलेशन कैरी आउट करता है, उसके उससे ज़्यादा ऑक्सीएस इसको बंद करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जो अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर जब भी प्रोड्यूस होता है, जब आरपीओएस एक्टिवेट होता है, ठीक है, मैं एक्टिवेट होने की बात कर रहा हूँ, इधर ऑक्सीएस इसको बंद कर रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीएस का टारगेट ये, ठीक है, और इसका रोल क्या है, इसका रोल है जर्नल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे, जो कि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ओनली स्ट्रेस इज, इधर क्या स्ट्रेस है, खाली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का स्ट्रेस है, मतलब ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। सूखा नहीं पड़ा है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हाई मेटल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कोई भी दूसरा स्ट्रेस नहीं है, तो बाकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसलिए ऑक्सीएस इसको क्या करता है, इसको बंद कर देता है कि बाकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स ना एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि उनका ज़रूरत नहीं है, खाली अपने जो सेल को आरओएस से ही लेना देना है, उसको ही न्यूट्रलाइज करना है, बाकी को बाकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया, यस नो? एम आई ऑडिबल? समझ में आ रहा है? कुछ बाउंसर गया तो बता दो मुझे। और इधर एक और चीज़ है, एक और रिस्पॉन्स को बंद कर रहा है वो, एच एफ क्यू। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड है आरएनए बैक्टीरियोफाज क्यू बीटा को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, रहने दो, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ओके, नेक्स्ट है, इधर क्रिस्पर के बारे में बताया गया। नाउ क्रिस्पर इज प्योरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बट इसका जो यूजेज है ये हम यूकेरियोट्स में भी अभी देख रहे हैं हम लोग, बेसिकली ह्यूमन डिजीज को, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज को एलिमिनेट करने के काम आ रहा है, बिकॉज इट इज हाईली टारगेटेड रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन, और या डिफेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, दोनों भी है। तो आप लोगों ने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में सुना रहेगा, एंड इन आई थिंक 2021 शायद, तो क्रिस्पर जिन्होंने क्रिस्पर को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, ओके, सो काफ़ी मतलब रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, एज इन दे हैव फाउंड आउट इन बैक्टीरिया। तो बेसिकली करता है क्या क्रिस्पर, एकदम सिंपल है। तो क्रिस्पर जो बैक्टीरिया में पाया गया है, ठीक है, नाउ क्रिस्पर हैज बीन फाउंड इन बैक्टीरिया। क्या होता है बैक्टीरिया में, क्या कर रहा है क्रिस्पर, और क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स। तो एक टाइप का पैलिंड्रोम रिपीट्स है, और थोड़ी दूर में फैला हुआ है, एंड काफ़ी रेगुलेटेड। अब इसका मतलब क्या, तो बेसिकली आपके जो बैक्टीरिया में एक ऐसा रीजन है, ठीक है, रीजन है जहाँ की बैक्टीरिया जो फॉरेन इन्वेडर्स है, एज इन वायरसेस, ठीक है,
वायरसेस है उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, पार्ट ऑफ वायरसेस वो स्टोर करके रखते हैं एज अ डेटा बैंक। ठीक है, तो जैसे तुम लोग फोटोज शेयर, जो अच्छे फोटोज रहते हैं आपके पास, ठीक है, वो आप स्टोर करके रखते हो आपके फोन, मोबाइल फोन में, और बाकी जो फोटोज रहते हैं वो गंदे, वो आप डिलीट कर देते हो। हम दोनों भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली एक जो वायरस से लड़ने के लिए जो एक्सपीरियंस है और उसका आरएनए या डीएनए है, उसको स्टोर करके रख रहा है। क्यों स्टोर करके रख रहा है, क्यों स्टोर करके रख रहा है, क्यों स्टोर करके रखा है? तो जब बैक्टीरिया स्टोर करके रख रहा है, मतलब क्या, अगर फ्यूचर में वो वायरस वापस आता है तो इधर से उसको खाली ये आरएनए बनाने की जरूरत है, एंड इट विल हैव अ प्रोटीन जिसको डाइसर बोलते हैं, है कैस9 बोलते हैं इसको, कैस9 प्रोटीन। ठीक है, ओके, कैस9 प्रोटीन रहता है। तो ये आरएनए और ये प्रोटीन जाके आपके टारगेट वायरस को बाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएनए है कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स वायरल आरएनए, एंड फिर ये क्या करता है, कैस9 इसको काट देता है, मज्जे में काट देता है। तो अगर तोड़ दिया, वायरस को तोड़ दिया, तो इट वॉन्ट वर्क। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एंड तो इसको जो आरएनए है उसको जी आरएनए बोला जाता है, गाइड आरएनए। मतलब किसको गाइड कर रहा है, कैस9 को गाइड गाइड कर रहा है कि किधर उसको काटना है। ठीक है, और जो गाइड आरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टूवर्ड्स इट्स फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट करता है और उधर बाइंड करता है, एंड कैस9 इधर एक्ट करके इसको तोड़ देता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने क्रिस्पर के बारे में बताया। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेम में इन डिटेल पढ़ेंगे। इट हैज़ ओनली वन लेक्चर डेडिकेटेड टू इट। ठीक है, समझ में आया क्रिस्पर कैस9 एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में? तो ये एक टाइप का, जैसे हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स है और उसमें टी सेल्स बी सेल्स आते हैं। ठीक है, वैसे ही बैक्टीरिया के पास क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर है, एंड दूसरा है उनके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, ओके, तो ये दोनों चीज क्या करती है, फॉरेन इन्वेडर से डिफेंड करती है। तो इट इज मोर ऑफ, ये रैंडमली कट करता है और ये स्पेसिफिकली कट करता है। ठीक है, समझ में आया ये? कि रिपीट करना है कुछ, बता दो, फिर से बताओ, या समझ में आया सबको? मैं स्टिल ऑडिबल? समझ में आया? बाकी लोगों को नहीं आया तो मैं वापस समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस। चैताली, समझ में आया क्या? काफी कम लोग हैं। थैंक यू। ओके, फिर से मैं बताता हूँ। अभी इधर इधर इधर। देखो, जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको वायरस से डिफेंड करना है। ठीक है, तो उनके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहते हैं, बट इट इज मोर ऑफ रैंडमली वो कट करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास स्पेसिफिक कटिंग मैकेनिज्म भी है। ठीक है, उसको सब बैक्टीरिया के पास नहीं, बट कुछ बैक्टीरिया के पास है। इसको क्रिस्पर हम लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है क्रिस्पर, उसके पास एक लाइब्रेरी है ऑफ जीन्स। ठीक है, जो कि उसने वायरस को काट के, जब वायरस को तोड़ा था
तो उसका एक पीस उठा के उसने इधर डाल दिया, ठीक है। वैसे ही इसमें बहुत सारे दूसरे वायरसेस के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। तो ये वायरस के सेगमेंट का करेगा क्या, इसने इधर स्टोर करके रखा है, तो इट विल प्रोड्यूस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ठीक है, उसका एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज गाइड आरएनए, क्योंकि ये वायरस का कॉम्प्लीमेंट्री है, ओके, वायरस का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जैसे ऐसे है, एंड it will bind to this gRNA or guide RNA will bind to Cas9 protein, Cas9 protein, Cas9 protein, ठीक है। अरे यार, Cas9 प्रोटीन रहता है और इधर ये गाइड आरएनए रहता है, ठीक है ना। व्हाट विल गाइड आरएनए टू, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स को ढूंढेगा। तो जैसे कोई वायरस इन्वेजन होता है तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया है वो गाइड आरएनए को एक्टिवेट कर लेगा, सारे के सारे इसको एक्सप्रेस करेगा, तो दे चेक करेगा कि जो वायरस आया है वो किसके कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही गाइड आरएनए अगर एक गाइड आरएनए बाइंड कर देता है, तो क्या कहता है, क्रिस जो Cas9 प्रोटीन है, इट इज नथिंग बट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। वो इधर कट्स मार देगा, कट मार देगा वो, ठीक है, वायरस के आरएनए को कट मार देगा, ठीक है। तो जी आरएनए इज नथिंग बट एंटी सेंस आरएनए, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है आपके वायरस के आरएनए को। और Cas9 क्या है, कटिंग का एंजाइम है, ठीक है। तो कट मार देगा, और डबल सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड कट अकॉर्डिंग। अभी अगर कट मार देगा तो जो वायरस है उसका आधा आरएनए इधर है, आधा आरएनए दूसरी जगह, तो ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, उसको प्रोटीन प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, सिंपल है। एंड बैक्टीरिया विल अचीव इट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस, ठीक है। ओके, सो ये होता है क्रिस्पर जो बैक्टीरिया के पास है, इसको जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मॉडिफाई किए, और इसमें जो गाइड आरएनए वो रैंडमली अपने हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक कैंसर का जीन्स को बंद करना है, ठीक है, तो मैं इधर कैंसर का जीन डाल सकता हूँ और Cas9 प्रोटीन ले सकते हैं। अभी Cas9 के साथ बहुत सारे हैं, एंड इट विल बाइंड टू इट, एंड इट विल क्या बोलते हैं, इट विल फाइंड इट्स टारगेट, ठीक है, और इसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको बंद कर देगा, सिंपल है, ठीक है। तो कैंसर सेल्स हो गए या कोई भी दूसरे सेल्स हो गए जिसमें एक पर्टिकुलर आरएनए को बंद करने की ज़रूरत है, तो उधर हम लोग क्रिस्पर का यूसेज कर सकते हैं, या अगर मॉडिफिकेशन करना है तो उधर भी क्रिस्पर का यूसेज कर सकते हैं। यस चैताली, समझ में आया, आपके ऊपर से गया, ठीक है, बता दो। हाँ, तो इसमें जो कट आता है, अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड कट है, और खाली एक न्यूक्लियोटाइड का भी कट आता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक वन न्यूक्लियोटाइड का कट निकाला है, कि खाली एक ही न्यूक्लियोटाइड कट होगा, उसमें क्या होगा फिर, जो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जैसे इधर कट आ गया और ठीक है, कंटिन्यूस आरएनए था, अब क्या होगा, जो हमारा डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड इट विल insert a nucleotide, it might be a wrong nucleotide also, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आरएनए वो बंद हो जाएगा, एंड अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, और अगर ये पार्ट ऑफ आरएनए इज क्लोज्ड या स्विच्ड ऑफ, तो ये इसका यूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो रिसर्चेस है वो टारगेट कर रहे हैं कैंसर जीन्स को। इफ यू वांट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस रिसर्च इन
foreign foreign nations. Obviously, you have to go to European nations, European और अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, हम लोग इन डेप्थ नहीं जा रहे, इतना हम लोग डिटेल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सो वी आर अवॉइडिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइक्रो आरएनए में। और माइक्रो आरएनए हम लोग अभी ये यूकेरियोट्स में है। ठीक है, ठीक है, तो यूकेरियोट्स में भी आपके जीन को एक्सप्रेशन से बंद करने के या जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए माइक्रो आरएनए, माइक्रो। तो ऐसा नहीं है कि ये माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, आप सबको पता है माइक्रो क्या है। ओके, इसमें भी आपका एक मिनट। हाँ, इसमें जो इसमें भी जो माइक्रो आरएनए वो जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन के जीन कौन से एक्सप्रेस होना चाहिए, कौन से एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के काम आता है। ठीक है, नाउ हाँ, ऑब्वियसली जब हम लोग यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग वो बात कर रहे हैं कि जो डीएनए एक्सप्रेशन हो रहा है वो आपका परफेक्टली न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। बैक्टीरिया में क्या हो रहा था, इट इज इन न्यूक्लियोइड, तो वो साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस हो रहा था। ठीक है, बट जो यूकेरियोट में सिस्टम इज डिफरेंट और न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली आपके जो प्रोटीन्स है वो या माइक्रो आरएनए वो न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शन को उधर प्रिवेंट कर सकता है या एमआरएनए को उधर ही प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आरएनए जो है आपका माइक्रो आरएनए, ये जीन रेगुलेशन या एक्सप्रेशन रेगुलेट करने के काम आता है। एटेन्यूएशन पॉसिबल नहीं है इधर, एटेन्यूएशन, क्योंकि एटेन्यूएशन में क्या होता है कि आपका साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ चालू होना चाहिए, कि जो प्रिवेंट हो जाता है यूकेरियोट्स में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, हाँ, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी कुछ फैक्टर्स है वो हम लोग को इधर देखना पड़ेगा। यूकेरियोटिक का जो एमआरएनए है वो मेनी आवर्स, बहुत सारे घंटों तक वो स्टेबल रह सकता है, इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, जो कि उसका हाफ लाइफ इज अराउंड 30 मिनट्स और सो। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियाज में देखोगे तो उसमें जो एमआरएनए रहता है वो 30 मिनट्स मैक्सिमम उसका हाफ लाइफ रहता है। बट यूकेरियोट्स में देखोगे तो आरएनए इज मच मोर स्टेबल और उसका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल कंट्रोल जो रेगुलेशन रहता है वो ज़्यादा रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है इन यूकेरियोट्स इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल नॉन कोडिंग एनसी आरएनए जो हम लोग बोल रहे हैं, नॉन कोडिंग आरएनए जो कि रिप्रेशन करने में मदद करते हैं, वो आपके 5S आरआरएनए या टी आरएनए के आजू बाजू देखे गए। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आरएनए स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं, मतलब आरएनए को तोड़ने में मदद करते हैं। एंटी सेंस आरएनए का काम करता है और आरएनए को बंद करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए। अब जो हम लोग जो स्पेसिफिकली इधर बात कर रहे हैं, वेरी स्मॉल आरएनए और माइक्रो आरएनए, एमआई आरएनए। एमआई, आपके पास एमआई का फोन रहेगा, दिस इज नथिंग बट माइक्रो आरएनए। ओके, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के काम आता है, रेगुलेट करने के काम आता है। ठीक है, तो अगर ये हट गया तो एक्सप्रेशन होगा, अगर नहीं हटा तो रिप्रेशन होगा। ठीक है,
और ये जो एस आर एन ए हम लोगों ने इससे पहले बैक्टीरिया में देखा था, ये उससे भी छोटा है, ठीक है, ये उससे भी छोटा है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया माइक्रो आर एन ए। और जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू एस आर एन ए। कैसे करता है वो देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखने वाले। ह्यूमन जीनोम में बोला गया है कि अराउंड एस्टिमेटेड 1000 जीन्स है जो कि माइक्रो आरएनए को जनरेट करता है। एंड ये आरएनए इंटरफेरेंस कॉज करता है, मतलब क्या, दूसरे आरएनए का फंक्शनिंग रोक देता है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो आरएनए इंटरफेरेंस मतलब क्या, एक एमआरएनए जो दूसरे एमआरएनए के फंक्शनिंग को रोक देगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। माइक्रो आरएनए के जीन्स कितने हैं, लगभग 1000 जीन्स हैं इन ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, कुछ एमआईआरएनए माइक्रो आरएनए आपके सूडो जीन से भी एक्सप्रेस होते हैं। अब व्हाट इज सूडो जीन्स, ऐसे जीन्स जो कि बोला गया था कि इट हैज नो फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन नहीं करते, उनमें कुछ उसका वैल्यू नहीं है, बट उधर से भी बोला गया था ये जीन्स, रिसर्च से पता लगा कि ये जीन्स माइक्रो आरएनए जनरेट कर रहे हैं। एंड अगर माइक्रो आरएनए जनरेट कर रहे हैं मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, माइक्रो आरएनए आपका रेगुलेशन में काम आ सकता है। तो दीज जीन्स आर ऑब्वियसली वैल्यूएबल, इट इज नॉट गुड फॉर नथिंग, ठीक है, इनका वैल्यू है क्योंकि वो माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करते, जब भी ये बाइंड करेंगे तो ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब क्या, कि जैसे अगर एमआरएनए जनरेट हुआ और ये इसका माइक्रो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो ये ट्रांसलेशन मतलब राइबोसोम जब बाइंड करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इधर स्टॉप करने के लिए माइक्रो आरएनए इज बाउंड, ठीक है, तो वो उसको हटा नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन को बंद कर दे, ठीक है। So most of the regulation happens in ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जो कि mRNA जनरेशन में काम आता है, और ये वर्क कर रहा है आपका ट्रांसलेशन लेवल, प्योरली ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसलेशन को रोक रहा है, सिंपल, ओके। तो ये जीन ट्रांसलेशन रोक रहा है, ओके। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन एंड जीन ट्रांसलेशन दोनों को भी रोक सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। माइक्रो आरएनए को दूसरा नाम भी दिया गया है, इनको बोला गया शॉर्ट टेम्पोरल आरएनए, टेम्पोरल मतलब फॉर टाइम भी, इसको एसटीआरएनए भी बोला है। हम लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले एग्जाम में, एसटीआरएनए माइक्रो आरएनए, सॉरी। अच्छा, अब बोलोगे कि 1000 जीन्स है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है, तो कितना कितना एमआरएनए को या कितने एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। तो जो इतने माइक्रो आरएनए वो कंट्रोल कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ एमआरएनए, ठीक है, मतलब एक एमआरएनए के मल्टीपल टारगेट्स हो सकते हैं। और ये ऐसा एस्टिमेट किया गया 90% ऑफ जीन्स को रेगुलेट करने के लिए खाली माइक्रो आरएनए, 90% ऑफ जीन्स को रेगुलेट करने के लिए माइक्रो आरएनए, ये एक एस्टिमेट है, ठीक है, फाउंड नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे देखा था कि देर आर 30,000 जीन्स इन ह्यूमंस, और कुछ 5 या 6,000 के जीन्स ही हम लोगों ने अनरावल किए, उनका फंक्शनिंग फाइंड आउट किया, बाकी का फंक्शन वी डोंट नो, ठीक है। ईच माइक्रो आरएनए हैव हंड्रेड्स ऑफ टारगेट एमआरएनए, ठीक है, मल्टीपल टारगेट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक एमआरएनए माइक्रो आरएनए तो एक ही आरएनए को बाइंड कर रहा है, ऐसा नहीं, इट इज बाइंडिंग टू हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स, ठीक है, तो मल्टीपल टारगेट्स हो सकते हैं। अभी जैसे
इधर एग्जांपल दे रखा है पीबी एसोसिएटेड आरएनए, जो कि हम लोग पाई आरएनए जो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जर्म सेल्स में मिलता है आपका, और जो ये एपिजेनेटिक रेगुलेशन में काम आता है। ठीक है, एपिजेनेटिक रेगुलेशन, एपिजेनेटिक लेवल पे काम। दूसरा है स्मॉल आरएनए, एसआई आरएनए। ओके, माइक्रो आरएनए इज अलग, स्मॉल आरएनए इज अलग। इसको एसआई आरएनए क्यों बोला गया कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बोला गया। ठीक है, अभी कंफ्यूज होने वाला। और ये वायरस इन्फेक्शन जब होता है तो वो प्रोड्यूस होता है, और ये वायरस को काउंटर करने के लिए होता है। ठीक है, ओके। जो पाई आरएनए और एसआई आरएनए वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के काम आता है, ये उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये याद रखो, ह्यूमंस आल्सो हैव ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, और अगर वो ज़्यादा एक्टिव हो गए तो म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करना भी हो रहता है, नहीं तो म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, पता तो मुझे। खाली नाम के लिए बोल रहे हो या समझ में ही आ रहा है? होपफुली यू गाइस आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जाम। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें इसका स्टेप्स भी बता रखा है माइक्रो आरएनए का कि कैसे वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये प्री आरएनए है, फिर ये प्री माइक्रो एमआरएनए, उसको तोड़ा गया है। ठीक है, दुरुशा ने उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो मल्टीपल हेयर पिन लूप्स मिल गए, एंड फिर उसका डाइसर ने उसको कट की है, स्लाइसिंग की है एक पर्टिकुलर लेवल पे। ओके, एंड फिर इधर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा टारगेट एमआरएनए के साथ। फिर ये आर आई एस सी सॉरी कॉम्प्लेक्स बनाता है आर्गोनॉट के साथ, एंड इधर कटिंग होता है। ठीक है, टारगेट आरएनए का। ऊपर से गए बना, मुझे पता है, बट इधर इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ। माइक्रो आरएनए, उसको कट किया गया, इट इज़ एक माइक्रो आरएनए के मल्टीपल माइक्रो आरएनए जनरेट हुए, इट कैन बाइंड टू मल्टीपल रीजन्स। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग किया गया डाइसर, डाइसर आपको पता है, स्लाइसर डाइसर आपके किचन में रहता है वैसा। नाउ इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद आर्गोनॉट, एक टाइप का प्रोटीन है, और जब वो बाइंड करता है उसके टारगेट आरएनए के साथ, तो ये आर्गोनॉट होके फिर उसको तोड़ देता है। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है विच इज नथिंग बट आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RISC। ठीक है, ओके। और जो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये आरएनए के एक्सप्रेशन को बंद कर देता है। आरएनए मतलब उसका प्रोटीन नहीं बनने देता, सिंपल है। ओके, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे। ड्रोसोफिला में भी सेम चीज़ देखी गई है, इसमें इसको रासी आरएनए बोला गया है, रिपीटेटिव एसोसिएटेड एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग। ठीक है, खाली उतना पढ़ने का, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ओके, ओके।
ओके, सो एक मिनट। तो इसमें आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सो सेम चीज़ है, जो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांसलेशन को कंट्रोल करता है, मतलब आपका राइबोसोम जब बाइंड करता है तो उसको पूरा सा कंप्लीट टास्क कंप्लीट करने नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें जो माइक्रो आरएनए वो कंट्रोलिंग फैक्टर है, और उसको उसके ट्रांसलेशन को बंद कर देता है, ठीक है। सॉरी। तो ये ट्रांसलेशन इनिबिशन में मेजर रोल लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, वाटर ब्रेक लेता हूँ मैं। ओके, सो अब क्या है, इसमें क्या बोला गया, तो जो माइक्रो आरएनए है और जो उसका टारगेट एमआरएनए, उसके बीच में बेस पेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, इधर और इधर, ठीक है। तो ये माइक्रो आरएनए और ये एमआरएनए, ठीक है। ये टारगेट है, टारगेट आरएनए बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब जितना ज़्यादा बेस पेयरिंग होगा, जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ बेस पेयरिंग मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन होगा, उतने अच्छे से ये एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। टारगेट एमआरएनए को डिग्रेड किया जाता है, ठीक है। अगर इतना मतलब फॉर एग्जांपल, द डिग्री ऑफ बाइंडिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स अवेलेबल नहीं है, तो उधर वो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने के काम आता है, ठीक है। डिग्रेड नहीं होगा वो, माइक्रो जो सॉरी टारगेट एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोक देगा, तो ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, डिग्रेड नहीं कर पाएगा बट ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा बाइंडिंग होगा माइक्रो आरएनए का टुवर्ड्स इट्स टारगेट आरएनए, उतना अच्छे से वो डिग्रेड कर सकता है। तो ये इधर फाइन काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो यूकेरियोटिक एमआरएनए वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरियल एमआरएनए, ठीक है। तो इसलिए एमआरएनए का डिग्रेडेशन इज मोर ऑफ स्टोकेस्टिक, मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आपके टारगेट एमआरएनए डिग्रेड हो, इट डिपेंड्स ऑन आपका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स, कितने अच्छे से वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उसमें क्या पता है कि काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड थिंग है माइक्रो आरएनए,
ठीक है। माइक्रो आरएनए काफी हाईली रेगुलेटेड है, ठीक है। तो एमआरएनए को काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ओके, तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं जनरेट होता आपका टारगेट आरएनए, काफी ज्यादा रेगुलेटेड माइक्रो आरएनए करके रखता है, ठीक है। तो मतलब ट्रांसलेशन होने नहीं देता। एंड अगर माइक्रो आरएनए निकल गया सिस्टम से तो ऑब्वियसली आपका टारगेट एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये सब मेन जो इनका रोल है, जो आरएनए को कंट्रोल कर रहे हैं एमआरएनए को, वो डेवलपमेंट में काम आता है। अभी ये याद रखो, हम लोग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज बीन फॉर्म फ्रॉम वन सेल, ठीक है। एक सेल से हम लोग पैदा हुए, जिसमें स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज हुए तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। एंड वो वन सेल में इतने सारे जीन एक्सप्रेशन हुए, इतने सारे जीन को, एंड जब वो स्पेशलाइज्ड हुए तो कुछ जीन्स को बंद किया गया, कुछ जीन्स को चालू रखा गया, ठीक है। कुछ जीन्स को इनिशिएट किया, ठीक है, डिफरेंट, ओके। स्पेशलाइज्ड जीन्स को एक्सप्रेस किया, बाकी सारे जीन्स को बंद किया। तो इधर जो रेगुलेटरी आरएनए है या आरएनए इंटरफेरेंस है, वो मेजर 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 रोल प्ले कर रहा है। एंड ये काफी स्पीड में क्या बोलते हैं आपके जनरेट होते हैं, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में ये जनरेट होते हैं आरएनए। एंड ये एकदम प्रिसाइज रेगुलेशन कर रहा है। ऐसा नहीं, अगर आप देखोगे ultimate results of gene expression and regulation, gene expression and regulation is that we are still fully functional. हमारे जो हैंड है वो इक्वल लेंथ के हैं, लेग से इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। आईज बराबर है, कान बराबर है पोजीशन, ठीक है। माउथ है, आंखें है दोनों, ठीक है। चिंपैंजी बन गया, ठीक है। बट थिंग इज वी हैव वेरी मच, जो हमारे हैंड हो गया या लेग्स हो गए, वो उस दोनों में इक्वल टाइमिंग के साथ रेगुलेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा एक हाथ लंबा एक हाथ छोटा है, ओके, एक लेग बड़ा एक लेग छोटा है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन के अंडर आ जाता है कि हमारा जो आरएनए रेगुलेशंस हो रहे, ठीक है, हमारे जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशंस हो रहे, वो प्रॉपर है कि, एंड वो हमारे माइक्रो आरएनएज एंड आरएनए इंटरफेरेंस जो हम लोग केस में भी है, वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो मैंने आपको मतलब क्रिटिकल रीजंस बता दिए कि क्यों आरएनए इंटरफेरेंसेस प्लेइंग मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, तो जो आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एमआई आरएनए को यूज करके एज अ गाइड, जैसे हम लोगों ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी देखा था, वैसे ही इधर ही जो एमआई आरएनए, इट इज एक्टिंग एज अ गाइड आरएनए। तो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन में जो ये आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को लेके जाएगा आर्गोनोट में, और उधर वो उसके कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसको तोड़ने का चालू करेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो रीजन्स है, ये एयू रिच रीजन्स है, ठीक है, इन 3' यूटीआर ऑफ एमआरएनए। तो ऐसा नहीं कि यूटीआर का रोल नहीं है, यूटीआर का ऑब्वियसली रोल है। इधर आ जाता हूँ, हम लोग जब हम लोग जीन्स के बारे में देखते हैं, तो इतना तो प्रोटीन कोडिंग रीजन्स हो गए, इतना आपका 5' यूटीआर हो गया, जिधर काफ़ी मेजर रेगुलेशन होते हैं। 3' यूटीआर में भी रेगुलेशन होता है, बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना 5' में होता है। But thing is, these regulatory RNAs can also bind to 3' UTR, ठीक है। और वो भी कंप्लीट करने, ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ओके। एक तो इधर इधर बाइंड हो सकता है आपका, दूसरा क्या बोला है, ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है? अगर मैं बोलूँ ओपन रीडिंग फ्रेम इज दिस, ठीक है, मतलब स्टार्ट कोडॉन, बीच के कोडॉन्स और स्टॉप कोडॉन, ठीक है,
एंड आई थिंक इंक्लूडिंग प्रमोटर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आ जाता है ORF के अंदर, ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर, ठीक है। ओके, ORF के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है ओके, अच्छा माइक्रो आरएनए कितना बड़ा है ये, और कितना एमआरएनए को बाइंड कर सकते हैं, टारगेट एमआरएनए को। तो जो 5 प्राइम एंड ऑफ द माइक्रो आरएनए अबाउट 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड, ये मेजर रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये सीड सीक्वेंस का बाइंड काम कर रहा है। मतलब क्या, जो सबसे पहले जो सीक्वेंस आपका टारगेट आरएनए को जो बाइंड होगा उसको सीड सीक्वेंस बोला गया, ठीक है। जिससे बाकी जो पोर्शन है माइक्रो आरएनए का वो टारगेट एमआरएनए को बाइंड कर सकता है, ठीक है। सीड सीक्वेंस मतलब जो सबसे पहले आपका टारगेट को फाइंड करे, दैट इज कॉल्ड सीड सीक्वेंस। ओके, तो ये जो RISC है ये इंटरफेयर करता है विद ट्रांसलेशन प्रोसेस। कैसे? ट्रांसलेशन नहीं होने देता और ये ब्लॉक कर देता है ट्रांसलेशन, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। ओके, तो ये जैसे इधर इसने बाइंड किया माइक्रो आरएनए, ओके, ये RISC कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इधर राइबोसोम आ गया, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इधर बढ़ नहीं पाया तो प्रोटीन नहीं बनेगा और उधर ही प्रोटीन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। होपफुली दिस इज सिंपल, इतना तक समझ में आया, इससे ज़्यादा पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, इट इज इनफ, ठीक है। इसको स्किप कर सकते हैं, इतना बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हो कि आई थिंक डेवलपमेंट के बारे में दे रखा है, एराप्टोसिस थैलियाना, इट इज़ अ प्लांट मॉडल, ओके। इसमें माइक्रो आरएनए है, ठीक है, एंड इसका डुप्लेक्स है। और अगर वाइल्ड टाइप देखोगे ऐसा रहता है, और अगर आप इसमें माइक्रो आरएनए इंटरफेरेंस देखोगे तो आपको प्लांट का जो शेप है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसने क्या किया, आर्गोनॉट ने इधर जो एम टारगेट को है काफ़ी तोड़ के रखा हुआ है, अच्छे से तोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और अगर इधर देखोगे तो इधर इधर इसने बाइंड नहीं किया, इसलिए ये सारे चीन से बचे, ठीक है। तो ये वाइल्ड टाइप है और इसमें क्या हुआ, कटिंग मैकेनिज्म हो गया, अच्छे से कट किया, अच्छे से तोड़ के लिया, तो ये आपका परफेक्ट प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो RNS जो हम लोगों ने साइलेंसिंग देखा था वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन्स होते हैं। मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन होने के बाद, कैपिंग लगने के बाद साइलेंसिंग होता है, ठीक है। इसमें जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है वो मल्टीपल उसके मोड ऑफ एक्शंस दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन को, इलोंगेशन को इनहिबिट कर सकता है, मतलब आगे आपका बढ़ नहीं पाएगा राइबोसोम, ठीक है। को ट्रांसलेशन प्रोटीन डिग्रेडेशन, मतलब इधर जो जैसे प्रोटीन बन रहा है उसको तोड़ना चालू कर रहा है, डिग्रेड करना चालू कर रहा है, तो क्या होगा, इतना राइबोसोम का फंक्शन पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि जो इधर जो कैप लगना है, ठीक है, उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है कैपिंग एंजाइम के साथ, कैप के लिए ये 5 प्राइम उसमें, तो ये इधर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट ज्वाइनिंग, मतलब राइबोसोम इधर बाइंड ही नहीं करेगा, खाली एक हो सकता है स्मॉल सब यूनिट बाइंड करे, लार्ज सब यूनिट बाइंड ही नहीं करेगा, तो कंप्लीट राइबोसोम स्ट्रक्चर बनेगा ही, ठीक है। मल्टीपल
मोड ऑफ इनिबिशन हो सकते हैं. ओके, इनिबिशन ऑफ mRNA सर्कुलरेशन थ्रू डीएडेनाइलेशन, मतलब इधर से इधर कनेक्ट हो जाता है. ओके, mRNA इधर से इधर कनेक्ट हो गया. अभी जो सर्कुलर mRNA इज मच मोर स्टेबल. ठीक है, तो वो बेसिकली इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है. इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स. अब तीसरा लास्ट वाला, सॉरी सिक्स्थ वाला जो है, वो इधर क्या कर रहा है, डी एडेनाइलेशन कॉज कर रहा है, एडेनाइल ग्रुप को निकाल रहा है, और इधर से जो ये 5 प्राइम कैप है उसको तोड़ के निकाल रहा है. तो अगर mRNA जनरेट भी हो गया तो उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि उसमें वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि कैप नहीं है. तो इधर जो लीडर सीक्वेंस नहीं होता, तो फिर वो उसका टारगेट है सर. ठीक है, टारगेट नहीं, वो किधर जाके क्या रोल प्ले करना है उसको उसको नहीं रहता. तो लीडर सीक्वेंस इज ऑलवेज जो कि आपको डिसाइड करता है कि ये प्रोटीन जनरेट होने के बाद किधर जाएगा, क्या रोल प्ले करेगा. अगर वो लीडर सीक्वेंस ही नहीं है तो आपका इधर डी कैपिंग हो गया, तो डी कैपिंग से उसका प्रोसेसिंग ये बन नहीं पाएगा, प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा. ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन रुक जाएगा उसका. होपफुली समझ में आया. यस नो बता दो मुझे. स्टूडेंट्स समझ में आया? अच्छा पूछना भूल गया मैं. बता दो समझ में आया जितना पढ़ाया है, या ऊपर से गया आंसर गया, कुछ आंसर गया तो बता दो. चैताली, निशगंधा, रुचा, अच्छा रुचा ने बोल दिया, समिता. ठीक है, आकाश तो अभी आया, अभी कैसे पता चलेगा. ठीक है, so we will continue in next lecture, and we are mostly in the end. Okay, and we will start with um, trypanosomes. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट उसमें लेक्चर में जिसका नोट्स दिया था वो हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं. ठीक है, so I will take attendance now. Thank you for listening.